पाठ नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। अब लेखक जो हैं उस जगह का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं जहाँ के विषय में वो जानकारी देने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं एक व्यक्ति के विषय में जिसे हवलदार साहब कहा जा रहा है। वो अपने कंपनी के काम के सिलसिले में रोज़ाना 15वें एक तरीके से एक 15वें दिन का चक्कर जो है उनका उस कस्बे से होना निश्चित ही रहता था। और वो उस कस्बे के विषय में बता रहे हैं कि वो कस्बा जो है बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही वहाँ पर बाज़ार था। ये उस कस्बे की पहचान थी जहाँ हवलदार साहब हर 15वें दिन उनका किसी न किसी काम के सिलसिले में वहाँ चक्कर लगता ही रहता था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना यानी कंपनी जिसे कह सकते हैं, एक छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी, यानी एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा वहाँ पर उन्होंने बनवा दी सुभाष चंद्र बोस जी की। किसने? नगर पालिका ने। लेखक ने हमें यहाँ पर बताया कि जिस कस्बे की बात हो रही है उस कस्बे में कैसे एक स्कूल था लड़कों का, एक स्कूल लड़कियों का था, एक छोटा सा कारखाना था और सिनेमा घर थे, ओपन एयर सिनेमा घर थे, और एक नगर पालिका थी जो थोड़े बहुत काम करवा दिया करती थी, जैसे सड़क पक्की करवा देना या फिर कभी कुछ पेशाब घर बनवा देना और फिर कबूतरों के लिए भी कुछ काम करवा देना, और साथ ही कभी कभी कवि सम्मेलन भी करा देते थे। उन्हीं में से एक काम उन्होंने करवाया था, जिसमें से वो एक काम, महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया था कि शहर के मुख्य बाजार का जो मुख्य चौराहा था वहाँ पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब जो ये नेताजी का चश्मा है कहानी, ये इसी किस्से से संबंधित कहानी है जिसमें स्वयं प्रकाश जी ने इसी किस्से को विस्तार से बताया है कि किस तरीके से वो नगर पालिका ने जब सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा बनवा दी तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर एक किस्सा उनके द्वारा सुनाया जा रहा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह यानी परेशानी में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। तो बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी वो मूर्ति जो सुभाष चंद्र बोस की चौराहे पर बनवाई गई थी नगर पालिका द्वारा, तो ये बताया जा रहा है कि शायद अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी या फिर अच्छे मूर्तिकार को पैसे चुकाने की जो लागत थी वो नहीं पूरी की जा सकती थी, या फिर उस वजह से, या फिर उपलब्ध बजट जो था वो उनको अलाउ नहीं करता था, या फिर समय काफ़ी लगता इसकी वजह से, या फिर चिट्ठी पत्री में कि वो स्वीकार कर लिया जाए उनके इस काम को कि उन्हें चौराहे पर ये मूर्ति बनवानी है। कई कारण हो सकते हैं जिसका उन्होंने वर्णन किया है कि इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से बोर्ड ने अपने शासन अवधि को खत्म होने से पहले ये काम पूरा कराना था, इसलिए उन्होंने किसी स्थानीय कलाकार यानी किसी छोटे कलाकार को ही वो अवसर दे दिया मूर्ति बनाने का। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी जब एक स्थानीय कलाकार को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि चौराहे पर जो है संगमरमर की एक मूर्ति बनानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो वहाँ के एक स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको ये काम सौंप दिया गया और उन्होंने भी ये वादा दिया कि वो 1 महीने के अंतर्गत इस पूरे काम को संपूर्ण रूप से
पेश कर देंगे उनके सामने। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, यानी बात पहले ही हो चुकी थी। इतना नगर पालिका जो है वहाँ की ये कह चुकी थी कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति बननी है, संगमरमर की बननी है, या फिर बड़े कलाकार को ना पाना किसी भी वजह से, या फिर बजट ना होना, जो भी कारण थे, इसकी वजह से बड़े कलाकार को वो अपॉइंट नहीं कर पाए जिससे कि अच्छी और बेहतरीन नेताजी की मूर्ति बन जाए। तो बजाय कि बड़े कलाकार से एक स्थानीय कलाकार को इसकी जिम्मेदारी दी गई, और वो स्थानीय कलाकार स्कूल के मास्टर, ड्राइंग मास्टर थे। उन्होंने महीने भर में इस काम को पूरा करने का दे दिया, जिम्मा ले लिया, और ये वादा दिया कि 1 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। वादा ये भी था, मूर्ति संगमरमर की होगी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन भी लग रहे थे, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे उनके नारे वगैरह याद आने लगते थे। यानी उनकी ये झलक देखकर, उनकी मूर्ति देखकर स्वतः ही जो है उनका जो एक व्यक्तित्व था, जिसे भारत की जनता याद करती थी, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, तो इस तरीके के नारे उस मूर्ति को देखकर एकदम से याद आ जाते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, लेकिन केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के। यानी मूर्ति तो बन गई जैसा कि मास्टर जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और वो मूर्ति जो है उसे देखते ही एकदम स्वतः ही जो है नेताजी का आभास हुआ होता था, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी जो खटकती भी थी, और वो लगातार खटकती थी। वो ये थी कि संगमरमर का चश्मा नहीं लगाया गया था उनको, उनकी उस मूर्ति पर, और यही चीज़ जो है खटक रही थी दिन रात। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना देगा, और जो आम जीवन में जो लोग चश्मे पहनते हैं उन्हीं में से एक चश्मा जो है उनको पहना दिया गया। एक चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम वाला जो है वो चश्मा मूर्ति पर पहना दी गई नेताजी को। हालदार साहब, जो कि हर 15वें दिन उस कस्बे में चक्कर लगाया करते थे, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया, यानी देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी यानी हैरानी भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो जिन हालदार साहब की बात शुरुआत से ही लेखक कर रहे हैं कि हर 15वें दिन अपनी कंपनी के किसी काम से उस कस्बे में चक्कर लगाते थे, उनको भी ये जानकारी थी कि चौराहे पर जो है नेताजी की मूर्ति है, लेकिन उस पर चश्मा नहीं बनाया गया था उसी संगमरमर का। एक दिन अचानक जब वो अपने काम से उस कस्बे में आते हैं, पान खाने के लिए चौराहे पर रुकते हैं, तो मूर्ति पर देखते हैं कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा तो नहीं था, लेकिन असली चश्मा पहना दिया गया, और वो हैरानी भरी मुस्कान उनके मुख पर फैल गई कि ये आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। हालदार साहब ये बात सोच रहे थे कि ये काम भी कस्बे के नागरिकों ने किया होगा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं बना है तो रियल चश्मा ही पहना दिया जाए, और एक तरीके से एक सराहनीय काम ही। और ये सराहनीय काम उनको इस नज़रिए से भी लगा कि उन्हें लगता है कि अभी भी लोगों में देशभक्ति की भावनाएं हैं, जो नेताजी के बारे में सोचा उन्होंने और उनकी आंखों पर चश्मा भी चढ़ा दिया, इसलिए उन्हें यह कार्य जो है सराहनीय लगा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो इस तरीके से हालदार साहब जो हैं उस बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि बात रंग रूप की नहीं है कि, लेकिन शुरुआत से ही नेताजी की जो एक इमेज है, जो एक उन्होंने उनको जिस रूप में शुरुआत से देखा है वैसे ही देखने की आदत बन गई है, और वो उसी रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। तो
वैसा ही उन्हें देखना उनको अच्छा लगता है, वरना तो आजकल देशभक्ति भी लोगों के लिए मजाक की चीज़ बनती जा रही है। अगर लोगों में देशभक्ति होगी, देश के विषय में उन्होंने सोचा होगा, तभी तो उन्होंने नेताजी के विषय में सोचकर उनकी आंखों पर वो रियल चश्मा चढ़ाया है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा अब दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब हैरानी और उनकी बढ़ गई कि जब वो आए थे तब उन्होंने देखा कि चश्मा चढ़ा है। उन्होंने कहा और सोचा कि तो बहुत सराहनीय काम किया है यहाँ के नागरिकों ने, लेकिन आते वक्त उन्होंने चश्मा दूसरा देखा। अब उनकी हैरानी बढ़ गई कि ये चश्मे का खिलवाड़ किस प्रकार का है। क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और फिर पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। यानी जब अब हवलदार साहब से ये सहा नहीं गया, उन्होंने बार बार चश्मों को बदलते हुए देखा, तो उन्होंने आखिर पान वाले से पूछ ही लिया, जो वो अक्सर वहाँ रुक कर चौराहे पर खाया करते थे। उस पान वाले से उन्होंने इस विषय में बात पूछ ही ली। क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। अब यहाँ पे पान वाले के विषय में भी जानकारी दे रहे हैं लेखक कि वो उनका व्यवहार कैसा था और देखने में कैसे थे। तो पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वो काला भी था और मोटा भी था, लेकिन खुश मिजाज था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों आंखों में ही हंसा। आंखों आंखों में यानी वो उस विषय में जानता था, तो उसकी आंखों में वो हंसी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी तोंद भी थिरकी, यानी हंसने से और मोटापे की वजह से उसकी तोंद भी साथ में थिरकने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, लाल काली क्योंकि पान खाता है तो पान खाने की वजह से दांतों में वो लाल काला रंग दिखता है। और जब उन्होंने हवलदार साहब की बात सुनी और वो सुनकर जब उनको हंसी आई तो उनकी बत्ती सी दिखी जो कि लाल काली थी। उसको दिखाकर बोला, ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब तो को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, यानी तकलीफ पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। यानी जब चश्मे के विषय में हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो उनको ये पता लगा कि ये फ्रेम जो है बार बार एक चश्मे वाला बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। अब वो किस तरह से बदलता है, किस विचार के तहत ये विचाराधीन होकर ये काम करता है, वो ये बताता है कि वो चश्मे का काम करता है और रोज़ अपने फ्रेम में से एक फ्रेम निकाल कर नेताजी के मुख पर लगा देता है, जिससे उससे प्रभावित होकर उनके पास ग्राहक आते हैं। और इस तरीके से वो अपनी देशभक्ति को भी निभाता है। नेताजी के आंखों पर चश्मा ना होकर उसको भी आहत होता है, परेशानी होती है, और इस तरीके से वो रोज़ नेताजी की आंखों पर एक नया फ्रेम लगाता है और नया फ्रेम लगाने से उसकी देशभक्ति भी पूरी होती है, जो नेताजी के प्रति उसका प्रेम है वो भी व्यक्त होता है और साथ ही उसके पास उसके ग्राहक भी आते हैं। हवलदार साहब ये बात सुनते हैं और खुश होते हैं और बोलते हैं कि वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं है। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, यानी पान वाले ने अब तक
जब तक हालदार साहब ने ये बात समझी, उन्होंने दूसरा प्रश्न ढूंढा और उनसे पूछने की कोशिश की, तब तक पान वाले ने दूसरा पान भी अपने मुंह में डाल चुका था, ठूंस चुका था खाने के लिए। दोपहर का समय था, दुकान पर अब भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी उन्होंने असलियत बताई हालदार साहब को कि जिस मास्टर को यहाँ पर ये काम दिया गया था नेताजी की मूर्ति बनाने के लिए, संगमरमर के पत्थर की, तो उसने पूरी मूर्ति तो बेहतरीन बना दी, लेकिन चश्मा जो है संगमरमर का नहीं बना पाया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए यह एक चकित और द्रवित करने वाली बात थी। चकित और द्रवित करने वाली बात कि इस तरीके की जो गलत फहमियाँ या फिर गलत हरकत एक तरीके से उनके लिए थी कि अगर ये काम एक जिम्मेदारी भरा काम दिया गया है तो उसको संपूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। यानी अगर नेताजी की मूर्ति तैयार की ही जा रही थी, इतनी मेहनत करके नेताजी का एक प्रतिमा को चौराहे पर लगाया ही जा रहा था, तो उस काम को पूर्ण करना चाहिए था, पूरा करना चाहिए था। और उनका चश्मा भी उसके लिए चाहे जितनी मेहनत लगती उसको भी बनाना चाहिए था। तो ये चीज़ हैरान कर रही थी कि किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ये काम किया गया है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यानी ये काम क्योंकि मास्टर मोतीलाल जी को ही दिया गया था, तो मूर्ति के नीचे उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि मूर्ति उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। अब हवलदार साहब इतने सारी चीज़ें सोच रहे हैं इस विषय में कि चश्मा क्यों नहीं बना होगा। उन्होंने सोचा मास्टर थे, मास्टर ने 1 महीने में काम करने का वादा दिया था, तो आनन फानन में या तो उन्होंने चश्मा छोड़ दिया होगा, या फिर उन्हें समझ नहीं आया होगा कि पत्थर के संगमरमर के पत्थर से किस तरीके का कांच वाली चीज़ बनाई जा सकती है। कई परेशानियां आई होंगी जिसकी वजह से ये निर्णय नहीं ले पाए होंगे मास्टर जी, और उन्होंने ये काम अधूरा ही छोड़ दिया। या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में उन्होंने चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इस बात से संबंधित उन्होंने इतने कारण सोच लिए और खुद ही परेशान हो गए। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, परेशानी भरा सा था। ये सारा वाकया उनके लिए एक हैरान कर देने वाला वाकया था कि एक इतनी जिम्मेदारी भरा काम जो है उसको कैसे गैर जिम्मेदाराना ठहराया जा सकता है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अब हवलदार साहब के दिमाग में एक प्रश्न और आता है कि चश्मे वाले को पान वाले ने कैप्टन क्यों कहा, और उससे संबंधित एक प्रश्न ये जागा जिसको उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी था, या फिर आज़ाद हिंद फौज जो कि नेताजी द्वारा ये आज़ाद हिंद फौज उनके द्वारा निर्मित थी। तो उसका नाम लेते हुए बोलते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के क्या वो भूतपूर्व सिपाही थे जिसकी वजह से आप उनको कैप्टन चश्मे वाला बता रहे हो, या फिर वो नेताजी के साथी थे? कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से उनको कैप्टन कहा जा रहा है। तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने बड़े ही आम व्यक्ति की तरह उस बात का जवाब दिया कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या फ़ौज में जाएगा, और वो तो पागल है, उसकी कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इतना ही बड़ा है या फिर उसने इतना ही बड़ा काम किया है। तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हवलदार साहब को चश्मे वाले
के माध्यम से नेताजी की इस तरह उनकी इज्जत करना, अपने प्रेम को व्यक्त करना, उनकी इज्जत करना और देशभक्ति के प्रति अपने देशभक्ति को जताना, और उसके लिए वो नतमस्तक थे कैप्टन चश्मे वाले के लिए। और हालदार साहब उस चश्मे वाले के विषय में इस तरीके की बात जब पान वाले से सुनते तो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो किस तरीके से उस चश्मे वाले के बारे में कह रहे कि वो तो लंगड़ा है, फौज में क्या जाएगा, पागल है, वो तो उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो कहीं। तो ये सारी बातें जो है हालदार साहब को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से जो चश्मे वाला है एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी देशभक्ति को जता रहा है और वो एक चिन्ह है। भविष्य में अभी भी कुछ लोग हैं जो अपनी देशभक्ति को व्यक्त कर सकते हैं और कर रहे हैं, और करने का उनका अपना एक तरीका है, इसलिए वो एक उनको देशभक्त नज़र आए और नेताजी के प्रति उनके दिल में उनके प्रति जो उनका प्यार है और जो इज़्ज़त है उसको व्यक्त करने का जो तरीका उनको लुभा गया था। तो हालदार साहब को पान वाले की ये बात चश्मे वाले के प्रति अच्छी नहीं लगी। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, दंग रह गए, हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी की टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। तो ये थी चश्मे वाले, कैप्टन चश्मे वाले की पहचान। उनकी क्या रूपरेखा है, वो कैसे दिखते थे, वो यहाँ पर उन्होंने बताया। बेहद बूढ़े मरियल से, यानी बहुत ही पतले सूखे से, जिसे कहा जाता है आम भाषा में लोग कहते हैं कि पतले से थे, जिसमें शरीर में देखकर लगता है जान सी ना हो, तो इसलिए मरियल सा। और लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी की टोपी और आंखों पर काला चश्मा, और एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से वो निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब ने जब देखा कि इस बेचारे के पास अपनी एक दुकान भी नहीं है जहाँ वो एक जगह ठहर कर अपनी दुकान लगाए और अपने चश्मों को बेचे, बल्कि वो फेरी लगाने वाला है, और इस तरीके से वो अपने चश्मे के फ्रेमों में से एक फ्रेम रोज नेताजी के चश्मे आँख पर लगाता है और उस तरीके से उसके पास ग्राहक आते हैं और नेताजी के प्रति वो अपनी जो उसके दिल में इज्जत है वो भी वो साथ में व्यक्त करता है। इस तरीके के व्यक्तित्व के साथ भी, मजबूर होने के साथ भी हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या ये इसका असली नाम है, कैप्टन नाम है इसलिए कैप्टन बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा किया है इसने जिसकी वजह से इसका नाम कैप्टन पड़ा है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और कोई बात करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तो अब हालदार साहब पान वाले से भी कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे, तो इस विषय में जानकारी कहाँ से ले। ड्राइवर भी जो था वो बेचैन हो रहा था। अब काम भी, हालदार साहब को काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर अब चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक लगातार हालदार साहब ने ये सिलसिला यूं ही देखा। हर 15 दिन चक्कर लगाते उस कस्बे में, चौराहे पे रुकते, पान खाते और हर बार नेताजी के आंखों पर एक नया फ्रेम देखते। और ये किस्सा 2 साल तक यूं ही चलता रहा। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता मतलब इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि हर दिन एक नया चश्मा लगा रहता था, तो वो भी देखने की एक बेचैनी होती थी कि आज कौन सा चश्मा नेताजी की आंखों पर देखने को मिलेगा, कि कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने देखा, हालदार साहब ने जब उनका चक्कर 15वें दिन पर लगा अपने काम के सिलसिले में, देखा उन्होंने कि नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था और उस दिन सारी दुकानें भी बंद थी। अगली बार फिर वो आए, उन्होंने देखा फिर चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है।
पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी आज जब उन्होंने पान वाले से इस बारे में बात पूछी कि क्यों नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं दिख रहा था, तो पान वाला जो है आज वो उदास था। उसकी आंखों में नमी देखने को मिल रही थी और आंसू दिखने को मिल रहे थे, जिसे उसने अपनी धोती से पोंछा और फिर ये भी बताया कि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। इसके आगे ये बात सुनते ही कि कैप्टन मर गया, हवलदार साहब ने कुछ भी पूछ पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। अब लेखक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस पाठ की, जिसमें हवलदार साहब अब ये सोच रहे हैं कि उस देश का क्या होगा जहाँ पर वो लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, बल्कि इतना ज़्यादा अपनी देशभक्ति में डूब जाते हैं कि अपने घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ भूल जाते हैं। फिर भी ऐसे लोगों पर लोग हंसते हैं, उसी देश के लोग हंसते हैं। तो ऐसे देश का भविष्य में क्या होगा? दुखी हो गए वो इस बात को सोचकर। और 15 दिन बाद फिर वो उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उनको फिर से ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष जी की जो प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया? यानी इस बात को सोचकर जब कस्बे में फिर से चक्कर लगता है तो हवलदार साहब ये सोचते हैं कि क्यों वो मास्टर जो है इस नेताजी की मूर्ति पर वो संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गया। क्योंकि अगर मास्टर चश्मा बनाना नहीं भूलता तो ये कैप्टन जो हर रोज चश्मे लगाकर अपनी देशभक्ति को उसने जो जताया है और उसके प्रति वो भी जो है नतमस्तक थे उसके इस सराहनीय कार्य से, वो भी नहीं होता और आज ये दिन भी नहीं देखना पड़ता कि कैप्टन मर गया और ये हमें सुनना भी नहीं पड़ता। तो हवलदार साहब जो थे इस बात से बहुत दुखी थे। उन्होंने यही सोचा कि क्यों उस मास्टर ने आंखों पर चश्मा नहीं बनाया और क्यों वो मास्टर जो है इस चश्मे को बनाना भूल गया। और फिर साथ ही इसके साथ ही ये कहानियाँ और जोड़ती गई। कैप्टन आया जिसने हर दिन नेताजी की आंखों पर चश्मा चढ़ाया, नया फ्रेम चढ़ाया, जो एक आदत सी बन गई और उसकी एक अपने प्रति जिस तरीके की वो देशभक्ति को जता सकता था उसने इस तरीके से हमारा दिल जीता। और एक दिन जब हमें ये पता चला कि कैप्टन मर गया तो हमें कितना दुख मिला। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे नहीं खा लेंगे, पान आगे कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब इस आखिरी पंक्ति का ये मतलब है कि जिस तरीके से बच्चे जो हैं अपने नादानियों से, छोटी मोटी चीज़ों से अपने मन की चीज़ें बना लेते हैं, उसी तरीके से किसी शायद बच्चे ने भी एक सरकंडे का चश्मा बनाया। और जब आंखों पर वो नया चश्मा देखा तो उनके दिल में एक बार शायद आया कैप्टन के विषय में कि कैप्टन शायद अभी भी जिंदा हो। लेकिन वो जानते थे कैप्टन मर गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा है तो उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी कि आज भी इस जमाने में भी चाहे बड़े ही अपनी, ज़रूरी नहीं कि बड़ों में ही सिर्फ देशभक्ति होती है, बच्चों में भी देशभक्ति होगी। शायद किसी बच्चे की नज़र पड़ गई होगी नेताजी की खुली और नंगी आंखों पर जिस पर चश्मा नहीं था और उसने सरकंडे का एक चश्मा बना के उनको पहना दिया, जो कि बच्चे की तरफ से जताई गई एक छोटी सी देशभक्ति थी जो
कैप्टन की तरह ही आज उनके दिल को फिर से छू दिया। जिस तरीके से कैप्टन के काम ने, जो हर रोज़ एक नया फ्रेम बदलता था और हवलदार जी जो थे उनके दिल को छू गई ये बात, उसी तरीके से आज किसी बच्चे ने अपनी इस नादानी से फिर से उनका दिल जीत लिया और उनके हृदय में फिर से एक नई आशा उभर आई कि भविष्य में भी बड़ों में नहीं, छोटे बच्चों में भी देशभक्ति होती है और वो अपने तरीके से अपनी देशभक्ति को भी वो भी जता सकते हैं। यानी भविष्य में भी हमें कहीं ना कहीं छुटपुट ही रूप में सही, लेकिन देशभक्त देखने को मिलेंगे।